तो ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से पढ़ रहे हैं हम इसको, ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, देखो एक तो सोप पढ़ेंगे, ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट, ठीक, और तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर एक और इसमें पढ़ेंगे हम मिशेल फॉर्मेशन कैसे होता है ना, मिशेल कैसे बनता है और मिशेल होता क्या है, और एक साबुन जो है वो पानी से किस प्रकार से रिएक्शन करता है और कैसे हमारे कपड़े या हम लोगों को साफ करता है ना, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो हम सोप का जो है केमिकली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साबुन होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बारे में किसी कोई आइडिया है कि क्या होता है साबुन? भाई ऐसी क्या उसमें खासियत है कि साबुन से हम जब नहाते हैं तो वो क्या करता है, हमें पूरी तरीके से साफ़ कर देता है अच्छे से, ठीक है, या जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े वो अच्छे से क्या कर देता है, साफ़ कर देता है। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे साबुन होते हैं जो बहुत अच्छे से फोम क्रिएट करते हैं, मतलब झाग देते हैं, है ना, और कुछ होते हैं जो झाग अच्छे से नहीं दे पाते हैं। वो साबुन का प्रॉब्लम होता है या पानी का प्रॉब्लम होता है ना, दोनों में से हम ये भी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया, कोई बता सकता है साबुन क्या है? हाँ, तो नहीं, साबुन तो है, वो तो सारे साबुन यही काम करेंगे। वो तो साबुन का फार्मूला बता दिया तुमने, है ना, COO नहीं है, और भी कुछ होगा आगे, COO, ये साबुन का फार्मूला है, ठीक है। देखो मैं ये पूछना चाह रहा था कि साबुन कपड़े कैसे साफ करता है, इसके बारे में कोई आइडिया है क्या? नहीं है, चलो ठीक है। हाँ, सरफेस टेंशन, इसमें एक चीज़ और क्या पढ़ना पड़ेगी हमको, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो साबुन जो है, पहली चीज़ तो है क्या, तो साबुन जो है सोप या सोप्स आर सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, साबुन जो है वो क्या है, वो उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं। कोई हिंदी मीडियम वाले बैठे हैं क्या यहाँ पर? हैं, ठीक है। तो उच्च वसीय अम्लों के, हायर फैटी एसिड का मतलब क्या है, उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं, ठीक है। सॉल्ट का मतलब लवण, साबुन उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं। अगर एक लाइन में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे कि सोप्स आर सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। अब कौन सा सॉल्ट, तो उसमें एक और चीज जोड़ो कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, सॉल्ट, ठीक है। आप इसको K भी लिख सकते हो और इसको Na भी लिख सकते हो। नहीं, अभी चार्ज नहीं लगाएंगे, चार्ज तो अभी जब वो जुड़ेगा तब लगाएंगे, है ना। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट जो है वो सोडियम और पोटेशियम, सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है। किसके साथ सॉल्ट है, हायर फैटी एसिड्स के साथ। मतलब जब मैं हायर फैटी एसिड्स लूंगा और उसमें सोडियम या पोटेशियम के साथ उसकी रिएक्शन कराऊंगा तो फिर फाइनली मुझको क्या मिलेगा, साबुन बनेगा या साबुन मिलेगा, ठीक है, सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो सॉल्ट है ये क्या होता है। हाँ, ठीक है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बदले में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये चीज़ हमको बोलनी है। देखो आप जो बोल रहे हो कि सोडियम NaCl वो सॉल्ट है, पर वो बना कैसे है, NaCl कैसे बना है, जब मैंने NaOH प्लस HCl का रिएक्शन कराऊंगा, है ना, तो क्या बनेगा, तब जाकर के जो है NaCl बनेगा और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो सॉल्ट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, तो प्रोसेस का नाम लिखो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस का नाम लिखो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना, किसकी वजह से, सॉल्ट बनने की वजह से। जैसे कि ये बेस है, NaOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। तो जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो वहाँ HCl का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, तो हम बदले में क्या पी लेते हैं, फिर ऊपर से है इनो में क्या होता है, बेस होता है ना। तो वो बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब कोई अम्ल और कोई क्षार जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई।
हाँ, अब अम्ल यहाँ पर कौन है, हायर फैटी एसिड्स, उच्च वसीय अम्ल। अब एक आदि उच्च वसीय अम्ल के एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा, उच्च वसीय अम्ल के एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ एसिड्स के मैं एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो पहला एसिड का नाम लिखो पैल्मेटिक एसिड, ठीक। दूसरे एसिड का नाम लिखो ओलिक एसिड, ठीक है। और तीसरे एसिड का नाम लिखो स्टेरिक एसिड, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये हायर फैटी एसिड्स है, ठीक। पैल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला जो है, तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C15H31 और COOH। ये किसका फॉर्मूला है, ये पैल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक। ओलिक एसिड में जो है कार्बन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, 17 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है ये भी बढ़ जाएंगे, ये हो गए आपके 33, ठीक। और स्टेरिक एसिड में जो है कार्बन एज इट इज है, ठीक है, और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया है, और आपका COH ग्रुप तो है ही, ठीक। अब देखो ये COOH जो ग्रुप है, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एसिड। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको COOH दिखता है, हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एसिड है ना। कौन सा, इसका इस ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक। और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बता देता हूं। देखो ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और सिंगल बॉन्ड से OH अटैच है। ये फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। तो ये कुछ कॉमन चीजें जो हमको याद होनी चाहिए एसिड बेस से पहले, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक एसिड लेना है, ठीक है, और उस एसिड के साथ किसकी रिएक्शन करानी है, या तो सोडियम का कोई बेस या पोटेशियम का कोई बेस। भाई सोडियम अकेला तो आएगा नहीं, है ना, पोटेशियम भी अकेला नहीं आएगा, वो किसके साथ आएंगे, वो किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे। तो जैसे मैंने लिखा NaOH, इसको क्या कहूंगा मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या फिर मैंने दूसरा लिखा KOH, इसको क्या कहूंगा मैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब इन दोनों में से किसी एक की रिएक्शन मुझे इनमें से तीनों में से किसी एक से करवानी है, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, साबुन मिल जाएगा, ठीक। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखो अब हम रिएक्शन करते हैं, तो इसमें लिखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, हेडिंग क्या डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन का निर्माण। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूं कि साबुन भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, है ना। एक तो नहाने वाला साबुन, और एक कौन सा होता है, कपड़े धोने वाला साबुन, होता है कि नहीं होता है। एक होता है वॉशिंग सोप और एक होता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप को ही हम बाथ सोप भी बोलते हैं, मतलब नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाला साबुन। तो उन दोनों में भी लिख लो क्या अंतर होता है। देखो बाथ सोप जो है आपका, और ठीक है, और एक जो है हमारा वो वॉशिंग क्लॉथ है, वॉशिंग सोप। तो बाथ सोप जो होता है इसमें ये सॉल्ट ऑफ पोटेशियम होता है। किसका सॉल्ट होता है, पोटेशियम का। और ये जो होता है ये क्या होता है, सॉल्ट ऑफ सोडियम, ठीक। अच्छा, साबुन जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि वो पानी के साथ झाग नहीं देगा। क्या नहीं देगा, झाग। तो वो झाग वाली जो क्रिया है वो भी मैं बताता हूँ आपको, पर पहले हम साबुन बना लेते हैं, है ना। साबुन बना लेते हैं, उसके बाद उसको पानी में डालेंगे, ठीक। चले, चलो तो इसको मिटा दूं भाई। ये देखो, ये लिया मैंने एक साबुन का कोई सा भी आप मॉलिक्यूल ले लो। मान लो मैंने ले लिया C17H35 और COOH। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे होगी रिएक्शन, ठीक है। COO Na बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल कंपलसरी बाहर निकलेगा,
है ना, ये उसको पहचानने का एक तरीका है। भले ही आपको ये रिएक्शन नहीं भी आ रही हो तो आप क्या करो, उठा के सिर्फ H2O बाहर कर दो और जो चीज़ें बच रही है उसको आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू उदासीनीकरण जब होता है, मतलब अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकलता है, ठीक। तो ये देखो, ये रहा OH, ये गया किसके साथ, H के साथ, और ये रहा Na, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, COOH के साथ। तो ठीक, इस रिएक्शन को सोपिनिफिकेशन कहते हैं, है ना, मतलब हिंदी में अगर कहें तो क्या कहेंगे, साबुनीकरण, साबुन बनाने की क्रिया, ठीक। और फाइनली बनेगा क्या, C17H35COO, ठीक है। और यहाँ पर जो है Na आके जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। अब कहीं कहीं पर आपको जो है इसको दिखाने के लिए ऐसा भी लिखा जाता है कि पहले C17H35COO नेगेटिव बना, ठीक, ये नेगेटिव बना, और साथ में सोडियम फिर इसके साथ अटैच होगा पॉजिटिव के फॉर्म में, और फिर ये दोनों जाकर अटैच होकर ये बना लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए आपको रिएक्शन के अंदर यहाँ पर माइनस प्लस का साइन दिखाई देगा, ठीक। पर जब कोई कंपाउंड बन जाता है तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं लगता है, ठीक है। जब वो अलग अलग है तभी उसके ऊपर आप साइन लगाओगे। ये तो केवल हम शो कर रहे हैं कि सोडियम जो है पॉजिटिव था, अब इसके साथ आकर के वो अटैच हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था, ठीक। तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया भाई, ये कौन सा एसिड था, ये एसिड कौन सा था, स्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड था, स्टेरिक एसिड, ठीक। तो ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम स्टेरेट। क्या नाम होगा इसका, सोडियम स्टेरेट। लिख लो इसका नाम, सोडियम स्टेरेट, ठीक है, सोडियम स्टेरेट इसका नाम हो जाएगा। मतलब सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, ऐसा भी लिख सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, ठीक। ये बन गया साबुन। अच्छा, इसको अगर हम प्रॉपर वे में फुल रिएक्शन अगर लिखें इसकी, है ना, तो पूरी रिएक्शन लिखने के लिए जनरली क्या होता है, ये तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता दी, है ना, ये रिएक्शन डायरेक्ट आपका जो साबुन है वो इतना बन जाएगा। पर अभी यहाँ पर आप देखोगे कि साबुन, जब हम केमिकल की या केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमको मॉलिक्यूल्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे कि भाई साबुन के कितने मॉलिक्यूल्स बने, है ना, किस तरीके से वो उससे अलग हुआ, NaOH के कितने मॉलिक्यूल मैंने लिए, है ना, ये सारी चीज़ें मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसमें दिखानी पड़ेगी, ठीक। हाँ, बैलेंस भी आप समझ सकते हो, या डिटेल में आप रिएक्शन आपको मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो जरा फिर अगली रिएक्शन, इसको मिटा दूं क्या, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। देखो, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो जरा, कि ये मैंने लिखा CH2, ठीक, एक जोड़ा मैंने CH, एक और जोड़ा मैंने CH2, यहाँ पर मैंने जोड़ा COOH, यहाँ पर भी जोड़ा COOH, और यहाँ पर भी जोड़ा COOH। अब ये एक मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। क्या रिएक्शन लिख रहा हूँ, जनरल रिएक्शन। मतलब जैसे ये तो स्पेसिफिक हो गई स्टेरिक एसिड की, है ना, अभी फैटी एसिड तो बहुत सारे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साबुन की जनरल रिएक्शन लिखिए, सोप मैन्युफैक्चरिंग की जनरल रिएक्शन लिखिए, मतलब साबुन निर्माण की एक सामान्य अभिक्रिया लिखिए, तो सामान्य अभिक्रिया में आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक। तो इसके ऊपर आप चाहे हेडिंग लगा लो कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्या लिखोगे, अब चूंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो H लगे हुए हैं हमारे, है ना, इन H को जो है हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो इनको पहले से ही हटा करके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। भाई देखो, साबुन में तो क्या है, C17 मतलब बहुत लंबी चेन जा रही है ना, 17 कार्बन एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर देखोगे तो आप कितने कार्बन दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन दिख रहे हैं। मतलब कि अभी हमको क्या करना है, अभी तो ये जो H जितने भी है यहाँ पर, ठीक है, ये H यहाँ से जब हटेंगे तो ये मैं R1 R2 और R3 लगाऊंगा। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा, मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है, CH4, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है मीथेन। मीथेन मतलब CH4। अगर इस CH4 में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बचेगा, CH3, और इस CH3 को बोलूंगा मैं मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। और ये अल्काइल जो है, मतलब मिथाइल जो है वो अल्काइल ग्रुप ही है, ठीक है। अब ऐसे कई सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा C2H6, 2 कार्बन हो गए, तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बचेगा, C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप,
बात समझ में आ रही। फिर इथाइल के बाद प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप, ऐसे जितनी लंबी चेन जाएगी उतना लंबा आपका ग्रुप हो जाएगा। तो कुल मिला के उसको हम क्या कह सकते हैं, R बराबर से अल्काइल ग्रुप। इन सभी को क्या कहा जाता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब कि हाइड्रोकार्बन की चेन। किसकी चेन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। भाई इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है बस, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ये सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की चेन को ही हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर आप एक और चीज लिख लो कि चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। ठीक, अब चूंकि यहां पर 3 R है तो तीनों को हमने R1, R2, R3 बोल दिया ताकि अलग अलग हमको ध्यान रहे कि कौन सा ग्रुप कहां पर जाकर के अलग आगे जुड़ा है। ठीक, अच्छा पहले जब साबुन वाबुन नहीं होते थे उस समय लोग कैसे अपने आप को साफ रखते थे, मिट्टी से, है ना, मिट्टी से या बढ़िया अच्छे, हाँ है ना, जो भी मिट्टी उनके आसपास होती थी, मिट्टी से या राख से, है ना, इन चीज़ों से वो अपने आप को जो है साफ रखते थे। अब उस समय जैसे आज के टाइम पर अगर हम देखो तो हमको आरओ की ज़रूरत पड़ती है पानी को साफ़ करने के लिए, हमें अपने आप को साफ़ करने के लिए कई सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। पर उस समय ऐसा क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो लोग केमिकल का यूज़ करते ही नहीं थे, है ना। जैसे पानी में उतनी इम्प्योरिटी होती नहीं थी कि आरओ की ज़रूरत पड़े। तो अभी ये तो हम जैसे जैसे चीज़ें नई नई बनाते जा रहे हैं तो वो दिक्कतें आती जा रही हैं, फिर उसके सॉल्यूशन के लिए हम कुछ और नया बना देते हैं, है ना। तो पहले के लोगों जो होते थे वो जनरली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके थ्रू अपने आप को साफ रखते थे, मतलब जो भी आपकी राख वगैरह होती है ना वो सब हाइड्रोकार्बन ही होती है ना। और उसके बाद मिट्टी सबसे अच्छा। ठीक, चलो अब आगे देखो, इसके साथ मुझे रिएक्शन किसकी करवानी है, इसके साथ रिएक्शन करवानी है NaOH की, है ना। तो ये लिखा मैंने NaOH। NaOH के मैं कितने मॉलिक्यूल लूंगा, 3 मॉलिक्यूल लूंगा। ठीक, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। ठीक, अब ये रिएक्शन आपकी हुई कौन सी, वही वाली साबुनीकरण, है ना, सोपिनिफिकेशन। अब सोपिनिफिकेशन हुआ तो क्या होगा, देखो जरा, देखो ये तो तय है कि सोडियम अलग जाएगा, OH अलग जाएगा, ठीक है, इतनी बात तय है। मतलब अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे, ये बीच में से यहाँ से सब ब्रेक होंगे ऐसे। ठीक, तो इधर ये जो ग्रुप बना कौन सा, CH2 CH और CH2, ये बचा हुआ मेरे पास, ये लिख दिया मैंने CH2 CH और CH2। अब इनके साथ अटैच होने वाले ग्रुप कौन सा होगा, उनके साथ अटैच होगा कौन, OH। कौन अटैच होगा, OH। तो एक OH यहाँ पर आ गया, एक OH यहाँ पर आ गया, एक OH यहाँ पर आ गया, 3 OH थे, 3 OH यहाँ पर आ गए। और सोडियम बचा किसके पास जाएगा, वो COOR के पास जाएगा। मतलब कि कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा कि R1COONA, ठीक, R2COONA और R3COONA। तो मतलब साबुन, ये भी साबुन है, ये भी साबुन है, ये भी साबुन है। साबुन के कितने मॉलिक्यूल बने, सोप के 3 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। सोप के कितने मॉलिक्यूल बने, 3, ठीक है, एक R1 से, एक R2 से, एक R3 से। और इसका नाम क्या होगा, ये है आपका ग्लिसरॉल। क्या है ये, ग्लिसरॉल। लिख लो इसका भी नाम, ग्लिसरॉल। मतलब साबुन जब भी निर्माण हम करते हैं तो बीच में एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, उसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो ये लिया मैंने फैटी एसिड, ये लिया बेस, और फाइनली बना मेरे पास सोप, और साथ में एक और चीज़ क्या बनी, ग्लिसरॉल। ठीक, ये हो गई आपकी साबुन की मैन्युफैक्चरिंग, साबुन का निर्माण कैसे होता है। अब देखो तो थोड़ी सी बात हमको इसके बाद करनी पड़ेगी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की, है ना, कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा ये बताओ कि बोरिंग का पानी जो होता है ना, और या फिर हम किसी नदी का पानी, जैसे नर्मदा जी का पानी आता है यहाँ पर इंदौर में, तो दोनों में हार्ड वाटर कौन सा है, बोरिंग, है ना। और नदी का जो नर्मदा जी का पानी कैसा है, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, यही है। अब देखो इसका मैं ये नोट कर लिया, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। पानी जो है उसमें उपस्थित, है ना, जो डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स हैं, है ना, या जो सॉल्ट्स हैं, उनके बेसिस पर जो है वो 2 टाइप का हम उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, है ना। तो एक तो पढ़ते हैं हम हार्ड वाटर और एक पढ़ते हैं सॉफ्ट वाटर। ये है हार्ड और ये है सॉफ्ट। ठीक,
अब सॉफ्ट वाटर जो है इसमें जो है ये जो मिनरल्स वगैरह जो इम्प्योरिटी हम उनको कह सकते हैं, इम्प्योरिटी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो इम्प्योरिटी नहीं है, उनको हम पी सकते हैं, ठीक है, मतलब वो हार्मफुल नहीं है, पर साबुन के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो वो जो है लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब कि झाग नहीं बनाते हैं। और अगर साबुन में जब तक झाग नहीं बनेगा तब तक आपका जो है वो कपड़े को साफ नहीं करेगा या वो आपकी स्किन को साफ नहीं करेगा, है ना। उसका बेसिक प्रिंसिपल ही है कि फोम फॉर्मेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो आप उसमें साबुन लगाते रहो तब भी वो झाग नहीं देता है, और अगर जब झाग आने लग गया मतलब कि अब उसमें से जो मैल है वो क्या हो गया है, कम हो चुका है, वो उसकी पहचान है, ठीक है। तो साबुन ने अगर झाग दे दिया मतलब कि आपका जो क्लीनिंग एक्शन है वो अच्छे से हो गया है, और अगर नहीं दे रहा है मतलब या तो पानी में गड़बड़ है या फिर आपका मैल इतना ज़्यादा है कि वो उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें उसमें होती है। तो देखो, तो हार्ड वाटर में क्या क्या चीज़ है भाई, हार्ड वाटर में है बेसिकली जो हार्डनेस होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की वजह से होती है, ठीक। अब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन हैं ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, मतलब HCO3 के फॉर्म में भी हो सकते हैं और CO3 के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब कि जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम HCO3, ठीक, या फिर मैंने लिखा मैग्नीशियम CO3, इन दोनों में क्या है, ये हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक। तो साबुन में उपस्थित जो जल में उपस्थित जो कठोरता है वो किसके कारण होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के कारण, और वो आयन किस रूप में उपस्थित होते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में उपस्थित होते हैं, ठीक। दूसरे भी कई सारे मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कई सारी उसमें जो है या आयंस अवेलेबल होते हैं, बट उनके थ्रू भी हार्डनेस बनती है, पर वो हार्डनेस टेम्पररी हार्डनेस होती है। कौन सी होती है, टेम्पररी, अस्थायी कठोरता। हार्डनेस भी दो प्रकार की है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो टेम्पररी हार्डनेस का मतलब कि ऐसी हार्डनेस जिसको कि मैं किसी दूसरे सोर्स से क्या कर सकता हूँ, फिजिकल मेथड से उसको हटा सकता हूँ। जैसे अगर मैंने पानी को उबाल लिया तो उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर वो टेम्पररी है तो, और अगर वो टेम्पररी नहीं है तो वो उबालने से खत्म नहीं होगी, ठीक। उसके लिए आपको कुछ दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे, वो अभी हमारे काम की चीज नहीं है। तो बेसिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण ही पानी क्या होता है, हार्ड होता है। अब ये हार्ड वाटर क्या करेगा, ये साबुन के साथ झाग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा उसका भी आप देख लो। जैसे साबुन अभी हमने लिखा था, मान लो मैंने एक लिखा RCOON है, ये साबुन है। अब R में कितनी भी लंबी चेन हो सकती है ना, 17, 18, 20, 25। अब इसके साथ जब मैं हार्ड वाटर के अंदर इसको डालूंगा तो हार्ड वाटर में क्या है, हार्ड वाटर में है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का आयन है। तो ये क्या करेगा कि ये जो सोडियम है यहाँ से, इस सोडियम को तो उठा के कार्बोनेट ले जाएगा, है ना, और क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक। इसके बाद इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो CO2 का बनेगा, है ना, और एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का भी बनेगा। और साथ में जो मैग्नीशियम है अब वो किसकी जगह पर जुड़ गया है, सोडियम की जगह पर, है ना। मैग्नीशियम किसकी जगह पर जुड़ गया, सोडियम की जगह पर। तो क्या बना लेगा उसने, RCOOMg। अब ये जो बना है ये जो है ये नीचे जाकर बैठ जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेप बना लेता है जल में। जैसे ही आप इसको डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे जाकर जमा होने लगेगा, वाइट कलर का, मतलब कि वो पानी के साथ झाग नहीं देगा। उस आयन की वजह से आप जो साबुन उसमें डाल रहे हो, लगा रहे हो, वो खराब हो रहा है, वो अवक्षेप बनकर नीचे बैठ रहा है, वो झाग आपको नहीं देगा। और अगर झाग नहीं देगा तो आपका जो सफाई का काम है वो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये कौन सी रिएक्शन लिख दी मैंने, ये रिएक्शन लिख दी कि हार्ड वाटर की रिएक्शन है किसके साथ, सोप के साथ। तो इसको भी लिख लो जल्दी से। ये रहा हमारा सोप और ये रहा हार्ड वाटर की रिएक्शन। और ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का सॉल्ट बन गया, जैसे सोडियम का सॉल्ट बन रहा था, है ना। तो सॉल्ट ऑफ सोडियम था, अब यहां पर क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। ग्लीसरॉल है वो, ग्लाइसरॉल नहीं है। ग्लीसरॉल भी आप ऐसा कह सकते हो जैसे ग्लीसरीन होता है ना, वैसे ही होता है। वो तो पानी में क्यों, वो तो अलग कर लिया जाता है ना, जब साबुन बनाते हैं वो कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। वो हमको तो सिर्फ वो साबुन ही देंगे, है ना। वो पूरा एक जनरली एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। जैसे साबुन जो होता है वो उसका केक जब बनता है ना, साबुन की टिकिया,
वो उसी जो गाढ़ा जो एक प्रकार का स्टिकी सब्सटेंस होता है उसको प्रेस करके मशीन के थ्रू साबुन बना दिया जाता है, और उसमें से पहले किसको सेपरेट कर लेंगे, जो भी बाय प्रोडक्ट होंगे उसको सेपरेट कर लेंगे वहीं पर फैक्ट्री के अंदर ही, उनका दूसरे काम में यूज़ करते हैं फिर वो, है ना। चलो तो ये रिएक्शन लिख ली सबने। चलो तो अब आगे ये हो गई हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट वाटर क्या होगा? सॉफ्ट वाटर का मतलब जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होगी, ये आसानी से पानी के साथ क्या करेगा, साबुन के साथ झाग देगा और बढ़िया आपका कपड़ा जो है या आप जो भी हाथ मुंह धो रहे हो बढ़िया आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हार्ड और सॉफ्ट का मतलब समझ में आ गया। ठीक, चलो ये साबुन के साथ रिएक्शन भी लिख लिया हमने। अब आगे चलते हैं। अब देखो साबुन के टाइप लिखो टाइप्स ऑफ सोप, साबुन के प्रकार। अब ये जो सोप के टाइप इनने बनाए हैं ये किसके बेसिस पर है? ये उनके फंक्शंस के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है? फंक्शंस या उनके कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ आप मिला रहे हो उसके आधार पर उन्होंने साबुन को अलग अलग भागों में बांट दिया। उसमें कोई ऐसा बड़ा भारी क्लासिफिकेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा टॉयलेट सोप, है ना, टॉयलेट सोप का मतलब है बाथ सोप, उसका मतलब क्या है? बाथ। उसमें क्या होगा? पहला टाइप अगर मैंने लिखा टॉयलेट सोप या बाथ सोप तो उसके अंदर क्या चीज़ बताई थी मैंने स्पेशल? पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं होता है ना, मतलब कि इसमें KOH का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? KOH का। जैसे हम NaOH का यूज़ कर रहे थे वैसे इसमें क्या करते हैं हम? KOH। और इसको सॉफ्ट सोप भी कहते हैं। कौन सा सोप कहते हैं? सॉफ्ट सोप, क्योंकि ये नहाने के काम में आता है, हमारी स्किन के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका बाथ सोप। इसको टॉयलेट सोप भी कहते हैं या सॉफ्ट सोप भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है KOH का यूज़ किया जाता है। ठीक, दूसरा लिखो तो वो हो जाएगा वॉशिंग सोप। जैसे वॉशिंग पाउडर होता है ना वैसे वॉशिंग सोप भी होता है। तो वॉशिंग सोप में क्या यूज़ करूँगा मैं? NaOH यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? NaOH, मतलब सोडियम का कोई भी बेस यूज़ करूँगा, यहाँ पोटेशियम का कोई भी बेस यूज़ करूँगा। ठीक, और इसको क्या कहा जाता है? हार्ड सोप। ठीक, कपड़े धोने का जो साबुन होता है उससे अगर हम नहाएंगे तो क्या होगा? स्किन पे इफेक्ट डालेगा वो, है ना, और हमारी जो स्किन है उससे ख़राब हो सकती है ना, हमको डैमेज उस पर हो सकता है अगर लंबे समय तक उसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो इसलिए हमारे जो ऊपर अप्लाई करने के लिए हम जो सोप यूज़ करते हैं, नहाने का जो साबुन जिसको हम कहते हैं वो कौन सा होता है? KOH उसमें होता है, और कपड़े धोने के साबुन में सोडियम होता है। तो सोडियम जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस K की तुलना में, है ना। और फिर इससे भी जो है ज़्यादा होगा वो अगला डिटर्जेंट होगा जो हम पढ़ेंगे। डिटर्जेंट, हार्ड वाटर। अगर मान लो आपका पानी जो है वो हार्ड है, वो साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? उसमें डिटर्जेंट डालोगे। तो डिटर्जेंट के साथ फिर डिटर्जेंट और ज़्यादा पावरफुल है, और थोड़ा बहुत डिटर्जेंट आपका वेस्ट होगा पर फिर वो हार्ड वाटर में जो है अच्छे से झाग देने लगेगा। ठीक, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो ये लिख लो। अगला लिखो ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप मतलब पारदर्शी साबुन, है ना, जैसे पेयर्स वगैरह आते हैं ना, ट्रांसपेरेंट सोप जिनमें लगभग आर पार दिखाई देता है आपको थोड़ा बहुत, है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट हम बोल सकते हैं। हाँ, जेल वाले तो हाँ, तो उनमें जो है उनके अंदर जो है इथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथेनॉल। ये देखो बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है ना, जो साबुन में नॉर्मली होगी ही, पर जो स्पेशल चीज़ जो उसमें मिलाई जा रही है वो हम लिख रहे हैं बस। जैसे इथेनॉल है इसके अंदर, तो और साबुन की जो बाकी की चीज़ें हैं, फैटी एसिड और वो बेस, वो तो है ही सही, पर साथ में क्या है इसमें? इथेनॉल। क्लियर। चलो इसके बाद लिखो ट्रांसपेरेंट सोप के बाद एक और सोप का नाम लिख सकते हैं हम, लिखो मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप। ठीक है, मेडिकेटेड सोप का मतलब क्या है? हाँ, जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो मेडिकल पे मिलने वाले जो साबुन होते हैं ना, जो स्किन डिसीजेज में यूज़ किए जाते हैं, महंगे साबुन आते हैं जो, तो जैसे डेटॉल वगैरह है, उसके अंदर क्या स्पेशल होता है कि उसके अंदर वो एंटीसेप्टिक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एंटीसेप्टिक, जो आपकी स्किन के ऊपर जो भी जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन हो गया है उसको दूर करने में मदद करता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो इसमें क्या नई चीज़ ऐड की जाती है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब तो पता है ना भाई सबको? एंटीसेप्टिक क्या करता है?
इन्फेक्शन को रोकता है। इन्फेक्शन का मतलब बैक्टीरिया वायरस की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, उनको मार देता है। जैसे हमको कहीं कट जाता है तो हम उस पर तुरंत थोड़ा सा वो टिंचर या डेटॉल लगा लेते हैं, है ना, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। जो एटमॉस्फेयर में जो बुरी चीज़ें हैं वो बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं आपके, वो जाकर के उसको घाव को बढ़ा ना दे ज़्यादा, है ना, उसके लिए हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। ठीक, चलो फिर इसके बाद जो है ट्रांसपेरेंट सोप हो गया, मेडिकेटेड सोप हो गया, वॉशिंग सोप हो गया, और इसी तरीके से फंक्शंस के आधार पर कई सारे सोप आते हैं। जैसे कि मान लो एक पेपर सोप आता है, पेपर सोप सुना होगा। पेपर सोप क्या करेगा, पेपर सोप में साबुन की बहुत ही थिन लेयर होती है, बिल्कुल पेपर के जैसी, है ना। उसके अलग यूजेस हैं, उसको आप पॉकेट में लेके घूम सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको यूज़ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा इनमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं। जैसे एक साबुन होता है शेविंग का जो आपका क्रीम या सोप आता है ना, उसमें क्या स्पेशल होता है वो भी लिख लो। शेविंग की जो क्रीम होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल। तो लिख लो इसके अंदर शेविंग की जो क्रीम या साबुन है आपका, उसके अंदर ग्लिसरॉल होता है। ये शेविंग का साबुन हो गया। और इसी तरीके से फंक्शंस के बेसिस पर साबुन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, जैसे लॉन्ड्री सोप में भी क्या होगा, सोडियम जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसके बाद जो है सोप की चिप्स होती है, मतलब वही पेपर सोप हो गया। और इसी तरीके से आपका जो है साबुन अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर कई प्रकार के हो सकते हैं, पर ये मेन जो है आपके 3-4 चीज़ें आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है भाई, चलो फिर आगे चलो। अब अगली हेडिंग डालो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की प्रक्षालन क्रिया। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की प्रक्षालन क्रिया। ठीक, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि साबुन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना। यहां पर देखो, जैसे मैंने लिखा C17, है ना, और H35, और फिर लिख दिया मैंने COONA, ये एक साबुन हो गया, सोडियम स्टेरेट, है ना। अब इसको मैं जब बोर्ड पर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि इसमें 17 कार्बन है। कितने कार्बन है? 17, और हाइड्रोजन कितने हैं? 35। तो इसको इस तरीके से मैं लिखूंगा, जैसे ये चेन शुरू हुई CH3, ठीक है, ये बना CH2, ये फिर CH2, ये जो चेन पूरी बनेगी ये साबुन जो है इस तरीके से बनता है। तो पूरे के पूरे 17 आपको कार्बन लिखने हैं। ठीक, और 17 के बाद ये जो है ये अलग से लास्ट में जाकर के जुड़ेगा। ठीक, ये हो गया, गिनना जरा है कितने हुए। ये हमने 17 कार्बन की चेन बनाई, ये इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होती है। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए 15 16। ठीक है, थोड़ा सा हमको इधर लेना था उसको ना, और ये 17। अब देखो ये जो लास्ट वाला जो कार्बन है उससे जाकर के क्या जुड़ेगा, ये COONA ग्रुप आपका जुड़ेगा। ठीक, ये लगाया मैंने C, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, और ये Na। ठीक, ये है पूरा साबुन का स्ट्रक्चर। ठीक, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। ठीक, ये जो पूरी लंबी पूंछ आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं बोलूँगा टेल। ठीक है, क्या बोलूँगा इसको मैं? टेल, मतलब ये पूंछ है, साबुन की पूंछ है। साबुन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें ये इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है आपका, देखो ऐसे। तो ये जो टेल आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी टेल है? हाइड्रोकार्बन की टेल है पूरी, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो आपका है इतना वाला हिस्सा, ये क्या है? हेड है। ये क्या है? हेड। ठीक, 2 चीज हो गई, एक हो गई टेल और एक हो गया हेड, एक हो गई पूंछ, एक हो गया उसका सिरा। अब इन दोनों की कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? कि जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? पानी से डरने वाला, मतलब पानी इसको पसंद नहीं है ना। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं जल विरोधी। क्या कहते हैं? जल विरोधी। जो जल से विरोध करती है उसको जल पसंद नहीं है, पानी पसंद नहीं। ठीक है, और ये जो आपका हेड है ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब जल से स्नेह करने वाला, जल स्नेही। ये हो गया हाइड्रोफिलिक, मतलब जल स्नेही। ये 2 चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये एक हो गया जल विरोधी और एक हो गया जल स्नेही। ठीक, अच्छा, एक अब जिसको अगर ये चेन बनाने में दिक्कत आ रही हो ना,
तो मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। अब आपको 4 वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई करनी है। जैसे अगर किसी को ये डाउट है कि यहाँ पर मैं CH2 लगाऊं कि CH3, है ना, तो आपको गिन लेना है वहीं के वहीं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो 2 हाइड्रोजन के साथ है और एक इधर है और एक इधर है, तो ये 4 हो गई, है ना। और यहाँ पर एंड में मैं क्या लगाऊंगा, CH3, क्योंकि एक यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन है। तो जब भी डाउट हो तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत काउंट कर लेना कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और चारों कंप्लीट है या नहीं है। जैसे अगर मैं बीच में यहाँ पर CH लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, या बीच में अगर मैंने CH3 लिख दिया तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ये गिनती करके रखना है, ठीक। चलो ये नोट कर लिया सबने अच्छे से। चलो तो अब आगे देखो, ये तो 2 चीज़ आपको अच्छे से ध्यान हो गई। अब जब साबुन को हम पानी में डालेंगे तो अब उसी साबुन का जो मॉलिक्यूल है सोप का, उसका एक सिरा जो है पानी को पसंद करता है और दूसरा सिरा पानी को पसंद नहीं करता है, ठीक है, ये उसकी चीज़ है। अब अच्छा, इससे पहले कि हम क्लींजिंग एक्शन पढ़े, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, सरफेस टेंशन क्या होता है ना, क्योंकि उसी के द्वारा वो साफ सफाई का काम करेगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है भाई बताओ। हाँ, स्पेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है वो, है ना, चाहे वो ले पाए या ना ले पाए, पर कोशिश वो करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई स्पेरिकल जो शेप है उसका सरफेस टेंशन सबसे कम होता है, ठीक है। इसीलिए नेचर में हर चीज़ क्या, कौन सा आकार ग्रहण करना चाहती है, गोल। जैसे सारे प्लेनेट क्या हैं, गोल है। सारे स्टार कैसे हैं, गोल है। पानी की बूंद कैसी होती है, गोल होती है ना। आप कहीं पर भी आप पानी भी रखोगे किसी उसमें गिलास वगैरह में, कोई भी कंटेनर में, तो उसका जो सरफेस होगा वो भी कैसा होता है, कर्व होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो गोल सरफेस है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, सबसे कम होता है। भाई हमारा जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो कैसा होता है, गोल। क्यों, क्योंकि उसका भी सबसे कम हिस्सा जमीन को छूता है, इसी वजह से वो चल सकता है ना। तो अब यहाँ पर सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि मान लो एक ग्लास है मेरे पास या बीकर है, उसके अंदर मैंने पानी भर रखा है। अब उस पानी में जो है सरफेस पर पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ठीक, अब उनके पीछे भी यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको 3 तरफ से अट्रैक्शन का फोर्स जो है सहन करना पड़ता है। एक तो नीचे वाले मॉलिक्यूल उनकी टांग खींच रहे हैं, है ना, एक उसके बगल वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है और एक कौन खींच रहा है, इधर वाला। मतलब कि 3 तरफ से जो है उस, भाई देखो अगर चारों तरफ से आपको कोई खींचेगा तो आपके ऊपर उतना फोर्स नहीं आएगा, है ना। ये वैसी बात है जैसे कि एक पानी की बाल्टी हाथ में लोगे तो आपको ज़्यादा वजन लगेगा, पर अगर 2 बाल्टी लोगे तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा दिक्कत उसको उठाने में नहीं होगी। जबकि एक बाल्टी में वजन कम है फिर भी आपको बैलेंस की वजह से 2 बाल्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो वैसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल को चारों तरफ से कोई खींच रहा हो तो वो बैलेंस ही रहेगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। पर 3 तरफ से खींच रहे हैं और एक तरफ उसकी खाली है, और इसी वजह से वो अपनी उसके ऊपर जो टेंशन का एक फोर्स बन जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। एकदम खिंचा हुआ रहता है, वो कैसा रहता है, खिंचा हुआ। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से अब साबुन का काम क्या है कि ये जो सरफेस टेंशन है, मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कम करना। वो जितना ज़्यादा कम करेगा उतना ज़्यादा क्लीनिंग का काम आसानी से होगा, ठीक है। इसी सरफेस टेंशन की वजह से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े पानी पर आराम से चल लेते हैं, है ना, क्योंकि उनमें इतना वेट तो होता नहीं है कि वो सरफेस टेंशन को जो है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा सकें, है ना। या आप देखोगे कि पानी में अगर आप ब्लेड को रख के छोड़ देते हो तो वो भी अगर टेढ़ी नहीं हो वो, है ना, तो वो भी तैरेगी उसके ऊपर। अगर वो मान लो ऐसी हो गई तो फिर तो नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को ख़त्म कर देगी। तो कहने का मतलब है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस वाले, उनके ऊपर 3 तरफ से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो एकदम क्या महसूस करते हैं, एक टेंशन का फोर्स महसूस करते हैं, और उसी टेंशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अगर मान लो यही वाटर जो है ऐसे हो जाता गोल, तो मतलब ये इसकी जितनी भी सरफेस है, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल है, भाई इसी वजह से तो कोई भी मॉलिक्यूल गोल होता है, क्योंकि अब इसको 3 तरफ से खींच रहे हैं वो चीज़ें, तो वो धीरे धीरे जाके क्या कर देंगे, पूरा उसको गोल कर देंगे, ठीक। अब वो चीज़ यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो दीवार आ गई आपकी बीकर की, है ना। पर अगर मान लो पानी को मैं अकेला छोड़ूं ऊपर से, तो वो कैसा शेप लेगा, गोल। पानी की बूंद कैसी होती है, गोल होती है। बात समझ में आ गई। तो सरफेस टेंशन का मतलब वाटर के या किसी भी लिक्विड के सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर जो है फोर्स लगता है या टेंशन का फोर्स लगता है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। और साबुन का काम क्या है, इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, ठीक, क्लियर। तो अब हम समझेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की प्रक्षालन क्रिया, ठीक है। तो उसको अब हम कल देखेंगे।